हेलो बच्चों, मैं नीलेश प्रसाद और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट वाला 6th क्लास का वीडियो था, ये हमें एक चित्र देख के बताना था कि उसमें हमें क्या पूछा है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें दर्शाई गई है, इसके बारे में ही हमें पूछा था। तो जो आज हमारा 6th का हिंदी का बुक है, उसका जो सेकंड वाला चैप्टर है, सेकंड वाला पार्ट है, वो दूसरा पार्ट है बाली या धान की। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे ही आप अगर किसी भी लेसन को या फिर किसी भी कविता को, किसी भी पोएम को अगर स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको जो हेडलाइन दी होती है या फिर हम उसे क्या कहते हैं, उसका शीर्षक। ठीक है, जैसे यहाँ पे शीर्षक दी है बाली या धान की, ये आपको दिख रहा है बच्चों। पहले इसे आपको ध्यान से पढ़ के इसका मतलब समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप इसका मतलब समझ जाओगे तो आपको आसानी होगी कि आप कविता का जो अर्थ है, जो भावार्थ है, वो भी आप आसानी से बता सकते हो, या जो प्रश्न में अगर आपको ये पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा शीर्षक है, ये हमें क्या बोला है, बाली या धान की। तो आपने, अगर आप गांव वाले साइड के हो तो आपने कभी धान की खेती देखी होगी, यानी धान का अर्थ होता है चावल। ठीक है, तो चावल की खेती आपने देखी ही होगी। तो चावल के खेत में जब चावल अच्छे से 3-3.5 महीने के बाद अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, अच्छे से ग्रो यानी बढ़ जाते हैं, तब उसमें आपको एक बालिया दिखती है। जैसे उसमें से कुछ फूल जैसे फूटता है और उसमें से छोटे छोटे दाने जैसे लटके हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाली कहते हैं। ठीक है, तो यही इसी मतलब ये जो कविता है डॉक्टर हनुमंत नायडू द्वारा लिखी हुई, इसमें वही बात बताई गई है कि जब धान की बाली आती है तब कैसा मौसम होता है, किसानों में किस तरह सा उत्साह होता है, किसानों के बच्चों में कैसा उत्साह होता है, यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो हमारा शीर्षक है, उसके जो लेखक है वो हैं डॉक्टर हनुमंत नायडू जी। तो हम क्या करते हैं, पहले डॉक्टर हनुमंत नायडू जी का परिचय पढ़ लेते हैं। उनका जन्म 7 अप्रैल 1933 में हुआ था। उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1998 में हुई थी। और उनकी रचनाएं में कौन कौन सी है रचनाएं, जलता हुआ सफ़र, मेरी गज़ल, मसाला, नीला अंबर, साथी मेरा आदि, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं का अर्थ होता है कि उनके द्वारा लिखी हुई और भी किताबें होंगी, या फिर और भी जो नॉवेल्स होती हैं, जो रचनाएं होती हैं, जो कहानियां होती हैं, जो पोएम होते हैं, जो पाठ होते हैं, यानी इन तरह की जो उन्होंने कहानियां और पाठ सब लिखे हुए थे। उनका परिचय ये था कि आप गजलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी वह गजल किया करते थे। प्रस्तुत कविता में खेती का महत्व और किसानों के श्रम को अनमोल बताया गया है। यानी मैंने यहाँ पे आपको शीर्षक बताते समय ही बताया था कि बाली या धान की, इसमें जो धान का जो सीजन होता है, यानी जो चावल की खेती होती है, उसमें किसानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो कैसे अपनी खेती करता है और कैसे चावल को उगाता है, यही बात यहाँ पे बताई गई है। तो मैं जो सबसे पहले जो हमारा पोएम है उसको स्टार्ट करूँ, उससे पहले यहाँ पे हमें कुछ स्वयं अध्ययन करके कुछ पूछा है। तो हम क्या करते हैं, इन चित्रों के माध्यम से हमें इन दोनों प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देखना है। तो हम इन दोनों प्रश्नों का क्या करते हैं, पहले उत्तर जान लेते हैं। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 यानी आपको 6 चित्र दिख रहे हैं। इसमें से क्या बोला है कि आप कौन सा भी एक चित्र, यानी जो आपको पसंद हो, जो आपको लगता हो कि ये नेचर को बहुत अच्छे से, प्रकृति को, हमारे पर्यावरण को बहुत अच्छे से संबोधन कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें से आपको कोई भी एक चित्र लेना है, उसको बनाना है और उसमें अपने मनपसंद क्या करने हैं, रंग भरने हैं और उसे सुनहरा और सुंदर बनाना है। ठीक है, दूसरा क्या है, अपने चित्र के बारे में आपको बोलना है। तो आप जो भी चित्र बनाएंगे उसके बारे में आपको थोड़ी सी टिप्पणी करनी है और उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है कि आपने ये चित्र क्यों बनाया है और आपको इसमें क्या बात अच्छी लगी और आप पर्यावरण के प्रति इस चित्रों को लेकर क्या सोचते हैं। तो ये हो गई हमारी जो ऊपर की जो कहानी थी, ये हमने यहाँ पे बता दी, और जो हमारा अध्ययन था ये भी हमने कर दिया। अभी हम जो हमारा
कविता है उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो हमारी पहली पंक्ति है इसको हम देख लेते हैं। हमारी जो पहली पंक्ति है उसमें हमें कहा है लेखक ने कि खेतों में झूम रही बाली या धान की, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। यानी जो जब इसका मौसम आता है, बारिश का मौसम आता है, तब क्या करता है किसान, अपने खेतों में क्या करता है, धान की खेती करने के लिए जाता है। ठीक है, तो धान की खेती कब होती है, बारिश के सीजन में होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तब किसान क्या करता है, अपने खेतों में पहले चावल के दानों को छिटता है। ठीक है, आपने चावल के दाने देखे होंगे, चावल के एक्चुअल दाने ये नहीं, जब उसके ऊपर छिलके होते हैं वो वाले दाने आपने देखे होंगे, वो इसी समान दिखते हैं ऐसे चावल के दाने। अगर इसमें से ये छिलके निकाल दिए जाए तो सफ़ेद सफ़ेद दाने हमें चावल के दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले किसान क्या करता है, उन छिलके वाले दानों को अपने खेत में फैला देता है और कुछ समय यानी 15 दिन या 10 दिन बाद वो क्या हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं। यानी कम से कम आपकी जो स्केल होती है छोटी वाली, उससे आधे आधे जब हो जाते हैं छोटे छोटे पौधे, तब उनको किसान क्या करता है, अपने हल्के हाथों से उसको निकालता है और फिर उसकी थोड़ी थोड़ी 5-6 एक साथ पौधे लेकर उनको एक साथ जमीन में बोता है, ताकि जब धान उगे तो क्या करे, एकदम गुच्छे में उगे, अकेले अकेले ना उगे। क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक साथ बहुत से अगर पौधे रहेंगे तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे और वह किसी भी आंधी तूफान या अगर थोड़ी मोड़ी हवा चली तो उसमें क्या होंगे, गिरेंगे नहीं और उनकी बालियां वहां से टूटेगी नहीं। इसके लिए क्या उनको थोड़े थोड़े मतलब झुंड में यानी फिर गुच्छे में उनको क्या करते हैं, बोते हैं, 5-6 पौधों को एक साथ लेकर। तो यहाँ पे जो लेखक है वो कहते हैं कि खेतों में झूम रही है बाली या धान की, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। तो यहाँ पे जो धान की बाली है वो क्या कर रही है, बड़ी होने के बाद वो खेतों में लहरा रही है, यहाँ से वहाँ हवा से डोल रही है। और उसी समय जो किसान की बेटी है, जो अन्नदाता की बेटी है, वो अपने खेत में क्या कर रही है, अपने पायलों की आवाज़ से चलती हुई आ रही है और बहुत सुंदर सा वो आवाज़ क्या कर रही है, सबको लग रही है। ठीक है, तो ये हमारी पहली पंक्ति थी। अभी जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में क्या कहा है लेखक ने, ये मैं आपको बताता हूँ और इसका भावार्थ आप देखेंगे। तो यहाँ पे आपको धान की बालियाँ आपको दिख रही होगी, इसी प्रकार की धान की बालियाँ होती है। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति इस प्रकार है, बूंदों ने प्यार दिया बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया सूरज रखवाला है। यानी यहाँ पे आपको जो किसान होता है वो पूरे जो चावल की खेती करने का जो समय होता है, आपको पता है कि अगर आप एक चावल का दाना लेते हैं, आपके घर पे अगर चावल बनता है तो आप सोचते होंगे ये चावल क्या हमें जाके मार्केट से लाए हैं, हम दुकान से लेके आते हैं, बनाते हैं, जो बच जाता है हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बट आप अगर एक किसान को पूछेंगे कि एक चावल के दानों को उगाने के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ता है, तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमें एक चावल का दाना उगाने के लिए 4 महीने का समय लगता है। जब वो खेत की बुआई होती है, वहाँ पे उस खेत की मथनी होती है, वहाँ से लेके पौधों को रोपना, उनकी सिंचाई करना, उनकी देखभाल करना, फिर पौधों को काटना, फिर चावल को अलग करना, फिर ये जितना प्रोसेस होता है उसमें कितने 4 महीने का वक्त लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो किसान होते हैं अपनी एक चावल के दाने के लिए 4 महीने का समय देते हैं, तो आपको जो चावल होती है उसकी कदर करनी चाहिए, या फिर कोई भी अनाज हो, आपको हर अनाज की क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बूंदों ने प्यार दिया। अभी यहाँ पे बूंदों ने प्यार दिया बरखा ने पाला है, तो यहाँ पे बूंदों का मतलब है कि ओस। ठीक है, तो जो पानी की बूंदें होती है या फिर हम ओस कहते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उसे प्यार दिया है, उसके साथ रहे हैं। अगर आप चावल के अगर आप कहीं गांव साइड में रहते होंगे, तो आप अगर चावल की खेती अगर आपके माता पिता करते होंगे, तो बच्चों आपको जाके वहाँ पे देखना है कि आप अगर बहुत सुबह सुबह जाओगे तो आपको चावल के जो पत्तियाँ होती है उसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें आपको दिखाई देगी। और ये सब बूंदें कहाँ से आती है, बरखा से आती है।
और बरखा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको बरखा शब्द दिखाई दे रहा होगा। तो बरखा का मतलब होता है बारिश, वर्षा, ठीक है। तो यहाँ पे बूंदों ने प्यार दिया है, बरखा ने पाला है। और जो चावल की खेती होती है वो पूरी तरह से पानी के ऊपर ही डिपेंड होती है। यानी आप जितना ज़्यादा पानी दे सकते हो चावल की फसल के लिए, चावल के अनाज के लिए, तो आपको उतना अच्छा क्या कि उसमें बीज मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके लिए जो बहुत से हिस्से हैं, आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको ये पता होगा कि महाराष्ट्र में चावल की जो खेती होती है कोंकण साइड में, या फिर जितने भी समुद्री इलाके हैं वहाँ पे चावल की खेती क्या होती है, अत्यधिक होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो नमक का पानी होता है समुद्र का, उसके कारण हम साल भर क्या कर सकते हैं, और कोई भी फसल हम उगा नहीं सकते, क्योंकि जो जमीन होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है। उसमें कोई भी फसल ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती। लेकिन जब वर्षा होती है, जब बादल बरसते हैं, तो क्या होती है, जो नमक की मात्रा होती है खेतों में वह बह जाती है, और जिसके कारण उसमें थोड़े बहुत फसल टिक जाते हैं। इसी के लिए जो यहाँ के जो किसान हैं, जो कोंकण साइड में या फिर मुंबई की छोरों पे जो रहने वाले किसान हैं, या आप देख सकते हैं कि जो मुंबई का साइड है या फिर जो महाराष्ट्र का साइड है, 720 किलोमीटर, आप सोच सकते हैं कि 720 किलोमीटर तक लगभग जो एरिया है वह समुद्र से घिरा हुआ है, मतलब समुद्र किनारे है। तो उसमें जो लोग रहते हैं, जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो उसमें किसान रहते हैं, वह क्या करते हैं, सिर्फ चावल की खेती के ऊपर ही क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो ये इसका क्यों मेन कारण क्या है कि उनके पास शुद्ध पानी होता है बरखा का, यानी वर्षा का। और चंदा ने रूप दिया सूरज रखवाला है। और जो चावल की खेती होती है उनमें जो सूरज होता है, जो चांद होता है, जो बारिश होता है, उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। तो चंदा ने रूप दिया है, सूरज रखवाला है, यानी तेज धूप हो गई, चांद की सुनहरी किरणें हो गई, उनके कारण ही जो फसल है वो बहुत अच्छे से उगती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैंने जो दूसरा पंक्ति थी उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। आगे की एक पंक्ति है कि छाया है मंडप सी नीले वितान की, खेतों में झूम रही है बाली है धान की। तो यहाँ पे आपको एक लास्ट वाली पंक्ति दी है, उसमें हमें क्या बताया है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो छाया है मंडप सी, यानी जब किसान अपने खेत में क्या धान जब बड़े होने लगते हैं तो क्या करता है, उसकी रखवाली के लिए अपने खेत में क्या करता है, मंडप डालता है, ताकि कोई भी अगर कोई जंगली जानवर है उस खेत को आके नुकसान ना पहुंचाए, उसकी मेहनत को कोई बर्बाद ना करे। इसके लिए क्या करता है, वो तरह तरह के उपाय करता है खेतों में। जो आपने देखे होंगे खेतों में आपको जो लकड़ी के ऐसे गुड्डे टाइप आपको खिलौने दिखते होंगे जो थोड़े डरावने दिखते हैं, ताकि कोई भी जो पक्षी है या फिर कोई जानवर है उसको ऐसा प्रतीत हो कि कोई इंसान वहाँ पे खड़ा है। तो ऐसी सब चीज़ें करने के लिए क्या करता है, इंसान बहुत सी मेहनत करता है। और इसी के लिए जो लेखक है वह कहते हैं कि छाया है मंडप सी नीले दितान की, और जो नीला आसमान है उसकी छाया में जो खेतों में लगे हुए जो धान की बालियां है वह क्या कर रही है, झूम रही है यहाँ वहाँ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे किसान की मेहनत और उसमें किसान के परिवार और जी किस तरह से जो सूरज चांद और हवा पानी ये सब का किस तरह से पौधों पे महत्व होता है और क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात आपको यहाँ पे समझ गई होगी, ठीक है। और मैं आपको इसके साथ ही एक जो शॉर्ट स्टोरी है वो बताना चाहता हूँ कि एक किसान रहता है, वो क्या करता है, बहुत ही मेहनत करता है और उसको एक मतलब आशीर्वाद मिलता है। तो आशीर्वाद में उसने क्या मांगा रहता है, आप सोच सकते हैं कि वो आशीर्वाद में मांगता है कि जो मेरे जो अनाज लगाए हुए हैं या जो भी मैं फसल लगाऊं, क्योंकि मेरी फसल क्या हो जाती है, हर बार बारिश की वजह से कभी हवा की वजह से थोड़ी बहुत फसल क्या हो जाती थी, खराब हो जाती है। परंतु वो आशीर्वाद में क्या मांगता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब जहाँ भी मेरे खेत हैं, जहाँ भी मैं फसल लगाऊं, वहाँ पे ना तो अत्यधिक बारिश हो, ना ही हवा चले ज़्यादा, ना ही उस ज़्यादा धूप हो वहाँ पे, और ना ही ज़्यादा वहाँ पे कोई भी चीज़ हो। तो
ये सोचकर किसान बहुत खुश होता है कि ना ही उसके खेत पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही बारिश हुई है, जितनी ज़रूरत है उस फसल को उतनी ही धूप हुई है, और जितनी हवा की ज़रूरत है उतनी ही हवा उसको मिली है। तो जब वो इस बात से बहुत खुश हो जाता है और उसकी क्या बोलते हैं जो फसल है, जो धान की फसल है, वो बहुत अच्छे से उग जाती है, तो वह क्या करता है, पूरे गांव में इस बात की खुशी मनाता है कि बहुत से लोगों का अनाज खराब हो गया, परंतु उसकी जो अनाज की खेती है वह एकदम अच्छे से एकदम स्ट्रेट खड़ी है, उसको एक भी उसमें से बालियां नहीं गिरी है। तो इस बात को लेकर वो बहुत खुश होता है। तब वो क्या करता है, जब अनाज काटता है तो जो अनाज की जो मुट्ठी पकड़ता है काटने के लिए, तो उसको क्या लगता है, बहुत हल्का लगता है। ठीक है, तो हल्का क्यों लगता है, क्योंकि जितने भी उसके खेत में अनाज लगे होते हैं उसमें से एक में भी अनाज के दाने नहीं आए रहते हैं। तब इस बात पे क्या उसको वापस जो उसके ईश्वर होते हैं वो आके उसको बताते हैं कि कोई भी इंसान हो या कोई भी पौधा हो, कोई भी जानवर हो, बिना संघर्ष किए आगे नहीं बढ़ सकता, बिना संघर्ष किए अपनी जो जद्दोजहद है, जो अपनी लाइफ है वो स्पेंड नहीं कर सकता। इसी कारण अगर जो पौधे हैं उन्होंने अगर तूफान का सामना किया होता, तेज बारिश का सामना किया होता, कड़ी धूप का सामना किया होता, तो डटकर क्या करते, अपनी रक्षा करते और अपने अंदर जो फसलें हैं उनकी रक्षा करते हैं, और उसमें सभी में क्या होती, दाने उपजते। तो ये बात आपको समझ गई होगी कि एक किसान एक जो चावल का दाना होता है उसके लिए कितनी मेहनत करता है, और पूरे साल उसका इंतजार करता है कि कब बारिश आए और मैं चावल की खेती करूं। आगे हमें बोला है कि एक प्रश्न पूछा है, तो आपको ये प्रश्न क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है। तो हमें क्या पूछा है कि यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो, यानी अगर आपको पौधे हरे रंग के नहीं दिखाई देते, ठीक है, अगर पक्षियों का रंग अगर अलग अलग नहीं होता, तो आप उनमें आइडेंटिफाई कैसे कर पाते। आकाश नीला नहीं होता, पेड़ों में रंग नहीं होते, आपके कपड़ों में कोई रंग नहीं होता, टीवी एकदम कलरफुल नहीं होता। तो ये अगर प्रकृति में कोई भी चीज़, जो बटरफ्लाई उड़ते हैं, जो तितलियाँ उड़ती है, उसमें रंग नहीं होता, या फिर जो भी आप अनाज उगा रहे हैं वो सब एक ही रंग के होते, तो आपको कैसा प्रतीत होता है, इसके बारे में ही पूछा है। या उसमें कोई भी रंग नहीं होता, तो आपको लेकर इसके बारे में आपको क्या क्या लगता है, तो आपको क्या करना है, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। तो आगे की पंक्ति हमारी इस प्रकार, पेड़ों पर पक्षी है, मेढ़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जब गांव में आपने अगर खेत करने वाले किसान को देखा होगा, तब वो अगर किसान अपने खेत की ओर जाते समय आपको दिखाई देता होगा कि आपको पेड़ों पर पक्षियों की जो चहचहाने की आवाज़ होती है, जो उनकी शोरगुल होती है, ये आपको सुनाई देती है। मेढ़ों पर शोर है, और जो आप मेढ़े का क्या मतलब होता है, अगर आप कहीं अगर खेत में गए होंगे तो आपको दो खेतों के बीच में थोड़ी सी जमीन दिखाई देती हो, एकदम पतली सी पट्टी दिखाई देती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेड़ कहते हैं। मेड़ का मतलब अगर छोटा सा एक रास्ता होता है जाने आने के लिए, ताकि खेत से निकल के आप वहां से जा आ सके, उसी को हम क्या कहते हैं, मेड़ कहते हैं। तो पेड़ों पर पक्षी है, मेढ़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। और वंशी की तान लिए आती हर भोर का मतलब होता है जो एकदम कोमल सी आवाज होती है वंशी की तरह, जिस प्रकार से जो कृष्ण भगवान थे अपनी बांसुरी को बजाया करते थे, तो उसमें से कैसी एक मीठी और एकदम सुंदर सी आवाज निकलती थी। उसी आवाज के साथ हर रोज की शुरुआत होती है एक किसान की। चारों तरफ पक्षियों की आवाजें, एकदम शांत माहौल, लोगों में एकदम लोगों की बोली में मिठास, और फिर उसी तरह से पेड़ जो उनके खेतों में लगे हुए जो धान के फसलें हैं उनकी लहराती हुई चाल, ये सब देख के जो किसान है वो क्या करता है, बहुत ही आनंदित हो जाता है। और ये बात आपको बच्चों ध्यान रखनी है। आगे की कविता इस प्रकार है कि आगे कवि कहते हैं कि श्रम का यह मोती है, मेहनत की ये जीत है, फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। तो यहाँ पे जो लेखक है वह कहते हैं कि
जो श्रम है, जो मेहनत है, यही क्या है हमारे लिए मोती है, सोना है, चांदी है। अगर जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो पूरा भारत देश खाएगा कैसे? जो पूरे यहाँ लोग रहने वाले हैं, जो हमारे फैमिली है, जो हमारे देशवासी हैं, अगर हम ही मेहनत नहीं करेंगे, हम ही अनाज नहीं उगाएंगे तो पूरा देश खाएगा कैसे और जीवन यापन करेगा कैसे? इसीलिए जो हमारे किसान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अन्नदाता करके पुकारते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं। अन्नदाता का मतलब होता है कि जो हमें भोजन दे, अनाज दे, उसी का हम क्या कहते हैं? अन्नदाता कहते हैं। और इसी बात पे जो लेखक है वह कहते हैं कि यही क्या है? मेहनत की जीत है। फसलों के आंचल में झरता यह गीत है। और जो फसलें हैं उनके आंचल में, जो उनके खेत हैं, जो खलियान है, उसमें क्या करते हैं? ये एकदम गीत की तरह, सुंदर मधुर गीत की तरह क्या रहे हैं? यहाँ से वहाँ डोल रहे हैं। आगे पंक्ति में कवि क्या कहते हैं कि सखियों सी गाती है किरणों विहान की, खेतों में झूम रही है बाली यह धान की। सखियों सी गाती है, यहाँ पे आपको एक शब्द दिया है सखियों। तो आपको बच्चों ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी मैं आपको यहाँ पे कठिन शब्द बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रख के जो पेपर में आपको ऐसे कठिन शब्दों का अर्थ पूछ सकते हैं। ठीक है, समानार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पे सखियों का मतलब क्या होता है? सखियों का मतलब होता है जो दोस्त होते हैं, सखा होते हैं, मित्र होते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सखियों। यानी जो एकदम बहुत करीबी होते हैं किसी भी लड़कियों के, उन्हें हम क्या कहते हैं? सखी कहते हैं। तो सखियों सी गाती है किरणें विहान की, जो मतलब सखी किस प्रकार से एक सखी के लिए एक गाना गाती है, उसी प्रकार से जो किरणें हैं, जो धूप है, जो सूरज की किरणें हैं, वो क्या कर रही है? फसलों के ऊपर जो अपनी किरणें हैं वो उसके ऊपर उसी प्रकार से डाल रही है। खेतों में झूम रही है बाली यह धान की। और ये कहते हुए कवि कहते हैं कि हमारे खेतों में क्या है? जो धान की बाली है वो बहुत ही अच्छे से क्या कर रही है? लहरा रही है, यहाँ से वहाँ डोल रही है और झूम रही है। ठीक है, आपको ये बात समझ गई होगी। और आगे वो पंक्ति में कहते हैं कि मेहनत की पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही है बाली यह धान की। मेहनत की पूंजी है जग में इंसान की। तो इसका मतलब इस प्रकार है बच्चों की जो आप मेहनत करते हो, जो भी आप श्रम करते हो, वही क्या है? आपकी पूंजी है। और जो इंसान जितने भी जग में हैं, जितने भी संसार में इंसान है, उसके लिए जो मेहनत है वही एक उसकी क्या है? पूंजी है। आप अगर समझते हो कि आपके पास अगर पैसा है तो आप क्या करते हो? बहुत मेहनत करते हो, परंतु ऐसा नहीं है। कभी न कभी क्या होते हैं? जो पैसे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। परंतु अगर इंसान मेहनत वाला होगा, अगर इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करके, श्रम करके अगर अपने आप को बना सकता है, वापस उन पैसों को कमा सकता है, तो वही उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी है कि वह कहीं पे भी जाके मेहनत कर सकता है। अगर जो इंसान मेहनत कर ही नहीं सकता, वो कभी न कभी वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा और वह आगे के लिए अपनी राह को बहुत कठिन पाएगा। तो इसके लिए मेहनत करना ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है इस संसार के लिए। ये बात यहाँ पे जो कवि है, जो लेखक है, उन्होंने यहाँ पे बताई है। और आगे कहते हैं कि जो हमारी खेत हैं उसमें जो धान की बालियाँ है वो क्या कर रही है? यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ बहुत अच्छे से डोल रही है, झूम रही है। और यही देख के क्या हम लोग बहुत खुश हैं, और यही देख के किसान भी क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको चित्र दिख रहा होगा, इसमें कुछ अगर शब्द हैं मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पे ये आपको जो धान की खेती है ये आपको दिख रही है। ठीक है, ये सूरज है, ये हमारी पक्षी रानी है, ये हमारे पेड़ पौधे हैं, ये हमारा किसान है जो हमारा अन्नदाता है, और ये हमारा क्या है? कुआं है। और कुएं के मदद से हम क्या कर रहे हैं? खेतों में पानी दे रहे हैं ताकि जो खेत में लगे हुए अनाज है वो अच्छे से उग जाए। ठीक है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो ये रही हम जो हमारी कविता है। हमारी कविता का शीर्षक क्या है? बाली या धान की। ठीक है, तो आपको ये समझ गई होगी
कि ये कविता का मतलब क्या है, इसका भावार्थ क्या है। तो अगर आपको बच्चों ये कविता अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ये भी इसे शेयर करें और उनसे भी कहें कि ये वीडियो देखें, और साथ में ही जो आपको लाल वाला बटन दिख रहा है उसे भी आप प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों को भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको ये वीडियो में अगर कोई भी परेशानी है तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और आप बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या नहीं समझा। ठीक है, मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा और अपने दोस्तों से भी इस बात को बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।